तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। आज का विषय बेहद दिलचस्प है, चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। जरा सोचिए, जो चीज कभी बस पत्थरों का एक जादुई गुण मानी जाती थी, वो कैसे इंसान के मन और चेतना की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। यह विज्ञान, इतिहास और हमारे भीतर की गहराइयों का एक बहुत ही अद्भुत सफर है। अब इस पूरी चर्चा की नींव एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर टिकी है। क्या किसी इंसान का व्यक्तित्व सच में मैग्नेटिक या चुंबकीय हो सकता है? मतलब क्या ये सिर्फ एक कहने की बात है, या वाकई हमारे भीतर कोई ऐसी गहरी आंतरिक ऊर्जा है जो सचमुच लोगों को अपनी ओर खींच सकती है? आइए इसी रहस्य को सुलझाते हैं। भाग 1, चुंबक की आत्मा और इसकी प्राचीन खोज। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, जब प्राचीन सभ्यताओं ने पहली बार इस भौतिक चुंबकत्व को देखा था। लगभग 800 ईसा पूर्व की बात है, जब लोडस्टोन नाम के पत्थर में चीजों को खींचने की जादुई शक्ति खोजी गई। सोचिए, उस समय के लोगों के लिए ये कितना हैरान करने वाला रहा होगा। ग्रीक दार्शनिक थेल्स को तो यहां तक लगने लगा था कि इन पत्थरों में सचमुच एक जीवित आत्मा बसती है। और तो और 100 ईस्वी के आसपास चीन में सम्राट पृथ्वी की उर्वरता बढ़ाने के लिए दिशा बताने वाले खास पत्थरों, साउथ पॉइंटर चम्मचों का इस्तेमाल करते थे। मतलब शुरुआती दौर में ही इसे प्रकृति की एक बहुत बड़ी जादुई ताकत मान लिया गया था। भाग 2, मेस्मेर का अदृश्य चुंबकीय द्रव। अब सीधे 18वीं शताब्दी में आ जाते हैं। यहां से कहानी एक बहुत ही अलग और अजीब मोड़ लेती है। ये अवधारणा पत्थरों से निकलकर सीधे इंसानी शरीर के अंदर पहुंच गई। फ्रैंज एंटोन मेस्मेर नाम के एक व्यक्ति ने एनिमल मैग्नेटिज्म का एक बड़ा ही अनोखा सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि सितारों और ग्रहों से कोई अदृश्य चुंबकीय द्रव यानी मैग्नेटिक फ्लूइड बहता है, जो हर जीवित प्राणी के अंदर होता है। और अगर कोई इंसान बीमार है तो इसका मतलब बस इतना है कि उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह में कहीं कोई रुकावट आ गई है। ये नज़ारा सच में काफ़ी अजीब रहा होगा। जरा कल्पना कीजिए, पेरिस के लोग अजीबोगरीब लकड़ी के टबों के चारों ओर बैठे हैं, जिन्हें बासे कहा जाता था। इन टबों में चुंबकित पानी, कांच और लोहे का बुरादा भरा होता था। लोग अपने चुंबकीय असंतुलन को ठीक करने के लिए इनमें से निकली लोहे की छड़ों को पकड़ते थे। और सबसे अजीब बात, वे अक्सर ड्रामेटिक तरीके से कांपने लगते थे, ऐंठन का नाटक करते थे। उस समय के पेरिस में ये इलाज एक बहुत ही बड़ा चलन बन गया था। भाग 3, फ्रैंकलिन का वैज्ञानिक खंडन और कल्पना की शक्ति। खैर, 1784 में इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ आया। फ्रांस के राजा को लगा कि अब इन असाधारण दावों की वैज्ञानिक जांच होनी ही चाहिए। इसके लिए बाकायदा एक शाही आयोग बना। और पता है, चिकित्सा के इतिहास का सबसे पहला प्लेसिबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल पेरिस में बेंजामिन फ्रैंकलिन के बगीचे में ही हुआ था। फ्रैंकलिन ने क्या किया कि मरीजों की आंखों पर पट्टी बांध दी और उन्हें साधारण पेड़ों के पास ले गए। मकसद ये देखना था कि क्या सच में कोई चुंबकीय प्रभाव था या ये सब सिर्फ इंसान के दिमाग का एक भ्रम था। और इस वैज्ञानिक ट्रायल के नतीजे बिल्कुल साफ थे। एक तरफ मेस्मर का दावा था कि कोई अदृश्य ब्रह्मांडीय द्रव हमारे शरीर को चलाता है, लेकिन दूसरी तरफ फ्रैंकलिन का निष्कर्ष एकदम अलग था। उन्होंने साबित कर दिया कि ये सारे प्रभाव वास्तव में इंसान की अपनी कल्पना, किसी के छूने और सुझाव की शक्ति के कारण थे। मेस्मर का रहस्यमय द्रव तो पूरी तरह से खारिज हो गया, लेकिन हाँ, अनजाने में ही सही, फ्रैंकलिन ने पूरी दुनिया को इंसान के दिमाग और मानवीय कल्पना की हैरान कर देने वाली ताकत जरूर दिखा दी। भाग 4, प्राण और अग्नि यानी हमारी जीवन ऊर्जा। अब अगर असली ताकत हमारे मन और हमारी आंतरिक ऊर्जा के भीतर ही है, तो हमें वैदिक दर्शन की ओर रुख करना होगा। स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही शानदार विचार है। उन्होंने कहा था, ये प्राण ही है जो गुरुत्वाकर्षण के रूप में, चुंबकत्व के रूप में प्रकट हो रहा है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। ये स्पष्ट करता है कि असली चुंबकत्व दरअसल प्राण है। ये वही सूक्ष्म जीवन शक्ति है जो इस धरती पर जीवन शुरू होने से भी पहले पूरे ब्रह्मांड को आपस में जोड़े हुए थी। और ये विचार एक बहुत ही सुंदर जैविक और आध्यात्मिक प्रवाह बनाता है। हमारे स्रोत समझाते हैं कि हमारी ये प्राण शक्ति यानी वाइटल एनर्जी तेजस को जन्म देती है, जो एक प्रकार की गतिज ऊर्जा या आग है। और फिर यही तेजस अंततः ओजस का निर्माण करता है। ओजस ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और शरीर के चारों ओर मौजूद आभा यानी हमारे ऑरा की असली जड़ है। तो जो ऊर्जा बाहर दिखती है वो असल में अंदर से आ रही है।
इसके अलावा ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसी आंतरिक ऊर्जा को अग्नि कहा गया है। अब यहाँ अग्नि का मतलब सिर्फ बाहर जलने वाली आग नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य संकल्प है, एक मिस्टिक फायर है। यह अग्नि हमारे भौतिक शरीर के भीतर प्रज्वलित होती है ताकि मानव चेतना को अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सके। योग दर्शन में भी यही कहा गया है कि जब हम इस प्राण को नियंत्रित कर लेते हैं तो मन एकदम स्थिर हो जाता है और यही केंद्रित चेतना एक असीमित चुंबकीय ऊर्जा पैदा करती है। भाग 5 करिश्मा, एक ईश्वरीय उपहार। चलिए अब इस प्राचीन आंतरिक अग्नि को आधुनिक समाजशास्त्र के नजरिए से देखते हैं। आज जिसे हम एक बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनैलिटी कहते हैं, उसे दरअसल करिश्मा कहा जाता है। करिश्मा शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द चारिस से आया है, जिसका सीधा सा अर्थ है ईश्वरीय उपहार। मशहूर समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने इसे एक ऐसे गुण के रूप में परिभाषित किया था जो किसी व्यक्ति को भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। ये वो स्थिति है जहां एक व्यक्ति अंदर से इतना एकाग्र और संतुलित होता है कि लोग अपने आप उसकी ओर खिंचे चले आते हैं, मानो उसके पास कोई जादुई या अलौकिक शक्ति हो। और अंत में भाग 6 निष्कर्ष, मन ही सबसे बड़ा चुंबक है। अगर हम इस पूरी जादुई शक्ति के सफर को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। चुंबकत्व की शुरुआत प्राचीन पत्थरों में छिपी एक आत्मा के रूप में हुई, फिर इसे इंसान के शरीर में बहने वाले एक अदृश्य द्रव का नाम दिया गया। आगे चलकर विज्ञान ने साबित किया कि असली जादू तो इंसान के दिमाग और सुझाव की शक्ति में है। वहीं हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों ने इसे बहुत पहले ही प्राण और आंतरिक अग्नि के रूप में पहचान लिया था, जिसे आज की आधुनिक दुनिया करिश्मा कहती है। मतलब ये सिर्फ लोहे को खींचने वाली कोई ताकत नहीं है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक एक पूरी तरह से केंद्रित और शांत मानव मन ही है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल खुद से पूछने वाला है। यदि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चुंबक हमारे अपने ही भीतर मौजूद है, तो क्या हम उस ऊर्जा को सही दिशा दे रहे हैं? क्या बाहरी दुनिया में जादू खोजने के बजाय हमें अपनी एकाग्रता और आंतरिक शांति को नहीं बढ़ाना चाहिए? क्योंकि असली व्यक्तिगत चुंबकत्व कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने स्थिर मन के भीतर ही छिपा है।